नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने इतिहास का जो लेसन 3 है उसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत में शिल्प स्थापत्य में देख रहे हैं। तो उसमें हमने उत्खनन किए हुए स्थलों के बारे में देखा। उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, उसके बारे में हमने देखा कि वहाँ की नगर रचना कैसी थी। अभी हम देखेंगे लोथल, वो भी उत्खनन किया हुआ ही मिला हुआ ही एक स्थल है कि लोथल अहमदाबाद ज़िले में जो धोलका तहसील है उसमें भोगाव और साबरमती नदी के बीच का प्रदेश है। यहाँ चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों नदी है और बीच में वो आया हुआ है। तो वो साबरमती और भोगाव नदी है और तहसील धोलका है। और खंभात की खाड़ी से वो 18 किलोमीटर दूर है। कई खाली जगह MCQs में आए, याद रखना, खंभात की खाड़ी से 18 किलोमीटर। और वहाँ से मानव बस्ती के 3 स्तर मिले हैं। अभी मानव बस्ती के भी 3 स्तर, यानी हमने जैसे देखा था कि वो जो आधिकारिक लोगों के लिए रहने की जगह अलग है, सामान्य लोगों के लिए और जो आम जनता है उनके लिए, तो इस तरह के 3 स्तर हैं। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह डॉक यार्ड बनाया गया। ये खाली जगह MCQs में आता है, याद रखना। अभी ये जब नदियों में जब भरती आती है तो जो जहाज़ है, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह है, वहाँ से माल सामान की आयात निर्यात होती है, तो वो भर्ती के समय वो जहाज़ अंदर न चला जाए, जहाज़ को लंगर डालने के लिए क्या बना गया है, तो बड़ा बंदरगाह, उसका दूसरा नाम है डॉक यार्ड। याद रखना, खाली जगह MCQs में आता है। तो ये लोथल की विशिष्टता है। ये बंदरगाह में कोठारे हैं, दुकानें हैं, आयात निर्यात के प्रमाण आदि दर्शाते। अभी बंदरगाह है तो आप सबको पता है कि बंदरगाह से ही व्यापार होता है, तो माल सामान की आयात, यानी जो सामान हम बेचते हैं दूसरे राज्य या देश में, तो वो वाहन जहाज़ों से जाता है तो उसको आयात कहेंगे। और निर्यात यानी जो सामान की हमें ज़रूरत है वो हम दूसरे राज्य या देश में से जहाज़ों द्वारा लाते, तो वो वहाँ बंदरगाह पर आता है, तो आयात निर्यात के प्रमाण वहाँ मिले। वहाँ दुकानें भी थी, कोठार माल सामान का संग्रह के लिए कोठार यानी गोदामें भी मिले। तो ये दर्शाता है कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा और गुजरात को वो गौरव दिलाता, क्योंकि वो गुजरात में आया, पर पूरे भारत में वो महत्वपूर्ण स्थान उस समय प्राचीन भारत में रखता था। तो ये हमने देखा लोथल के बारे में। अभी हम देखेंगे मौर्यकालीन कला, यानी मौर्य हमारे देश में आए और उस समय कौन से स्थापत्यों का निर्माण हुआ। तो जब मौर्य आए तभी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हो रहा था, तो उन्होंने जो बनाया वो है स्तूप। अभी ये याद रखना कि हम स्तूप किसे कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जब मर गए और उनके जो देहावशेष है, यानी उनके दांत है, बाल है, नाखून है या हड्डी है, उनके शरीर का कोई भी हिस्सा है, अगर वो हिस्से को एक पात्र में लेते, एक डिब्बी में ले लेते और डिब्बी में रखकर उसके ऊपर अर्ध गोलाकार जो टीला बनवाते हैं, टीले जैसी रचनाओं के कर होती है, उसे स्तूप कहते हैं। तो ये परिभाषा याद रखना कि भगवान बुद्ध के देहावशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्ध गोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। तो उस समय अशोक के समय में ही आप सब जानते कि अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था, तो 5 स्तूप बनाए गए। उसमें सांची का स्तूप है, सारनाथ का है, बेरठ का, नंदनगढ़ का और गुजरात में देवमोरी का। उसमें उसके उपरांत स्तूपों के अलावा चैत्य बनाए कि जिसमें वहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी भक्ति करते थे। बाद में विहार बनवाए उनके बैठने घूमने के लिए, मठ जहाँ पर वो रहते थे वो मठ बनाए गए। अभी स्थापत्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म में गुफाएं हम जो देखते कि अजंता इलोरानी गुफाएं, तो ऐसी गुफाएं बनवाई गई है। चैत्य जो वहाँ बैठकर वो भक्ति करते हैं और स्तूपों की भेंट हमें दी है। तो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे सांची का स्तूप। तो मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप अभी कहाँ पर आया हुआ है, तो मध्य प्रदेश में।
सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, और वो ईंटों से बना हुआ, असली ईंटों से बना हुआ ये स्तूप है। और एक खास बात कि अभी जो स्तूप बनाया जाता है उससे आधे कद का ही ये स्तूप है, अभी इतने बड़े बनाए जाते हैं। और ये बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण है। अभी थोड़ा स्तूप का यहाँ पर चित्र भी दिया है कि किसको क्या कहते, कभी खाली जगह किसी में आ सकता है कि स्तूप के अंडाकार हिस्से को, ये अंडाकार भाग है, तो उसके चारों ओर जो रेलिंग है, एक छोटी सी रेलिंग दिख रही है, वो चारों ओर है, अंडाकार हिस्से के चारों ओर रेलिंग है, उसको हर्मिका कहते हैं। याद रखना, कभी एमसीक्यू किसी में पूछ सकते हैं। तो अंडाकार भाग के चारों ओर जो ये रेलिंग है उसको हर्मिका कहते हैं वाली। बाद में मेघी, तो स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ता, ये स्तूप है पूरा, और ये भी एक रास्ता है, नीचे है मेन रास्ता, ये ऊपर का है, ये नीचे जो रास्ता है उसको कहते हैं मेधी। और प्रदक्षिणा पथ कि हम कोई भी मंदिर में कहाँ पर जाते हैं तो वो पवित्र जगह को दाहिनी ओर रखते हैं, हम जो प्रदक्षिणा गोल घूमते हैं तो उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यहाँ पर यही प्रदक्षिणा पथ है। बाद में तोरण, तोरण अर्थात जो दो बड़े स्तंभ होते हैं और ऊपर सीधा पट या कमान होता है, देखो सीधा पट हो या कभी कमान आकार का भी हो, तो पत्थर का आड़ा रखकर बनाया जाता है और उसके नीचे से ही सब श्रद्धालु या भक्त लोग अंदर प्रवेश करते, तो उसको बोलते हैं तोरण। दोनों खंभे और सीधे कमान या सीधे पट्टे या कमान भी हो सकता है, तो ये तोरण है। तो ये आप याद रखना इतनी चीज़ उसी में। तो मौर्यकालीन कला में हमने स्तूप में सांची का स्तूप देखा। अभी जो प्राचीन भारत की जो शिल्प कला है, स्थापत्य, उनमें हम देखेंगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख यानी एक खंभा जो वो पत्थर में से बनाया जाता था। तो सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। उसमें जो अशोक ने बनाए स्तंभ लेख वो शिल्पकला के बहुत ही श्रेष्ठ नमूने। ये स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे, एक ही पत्थर को लेते थे और उनको तराश कर एक खंभा है वो बनाया जाता था, फिर उसको घिस घिस कर चमकीला बनाते थे। ऐसे स्तंभ कहाँ कहाँ पर है, तो अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में, लोरिया के पास नंदनगंज में, सांची में, काशी, पटना और बुद्ध गया बोधि वृक्ष के पास बिहार में। तो ये सारे जगह पर ऐसे स्तंभ लगे कि एक ही पत्थर में से तराश कर बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। और ये स्तंभ लेख की जो भाषा है उस पर बाद में जो लिखते थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखते थे, वो याद रखना। स्तंभ लेख में जो भी लिखते थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाए। तो अभी ऐसा ही एक स्तंभ लेख है, वो हम देखेंगे सारनाथ का स्तंभ जो सम्राट अशोक ने बनाया है। तो वो भी शिल्पकला का उत्तम नमूना है। इस स्तंभ के शिखर पर परस्पर जुड़े हुए 4 शिवों की आकृति, यहाँ 3 हमें पीछे का एक शिव का मुख नहीं दिख रहा है, 4 शिव की आकृति है। और सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थल होने से शिवों के नीचे चारों तरफ 4 धर्म चक्र, एक तो आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर है सामने सामने और एक पीछे है, 4 धर्म चक्र के, वो बौद्ध धर्म का उपदेश स्थल होने के कारण धर्म चक्र भी दिखाए हैं। ये चक्र धर्म की विजय बताता है कि हम आप सब ज़्यादा कि धर्म की ही विजय होती है, यानी जो न्याय से चलता है, धर्म की रक्षा करता है, तो उसकी विजय होती है, इसीलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं। उसके उपरांत हाथी और घोड़े, यहाँ चित्र में हमें सांप नहीं देख रहा, पर एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ घोड़ा है और बैल है, ये 3 है, हाथी, घोड़ा और बैल दौड़ता हुआ, तो वो उसकी आकृति है। और स्वतंत्र भारत, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तभी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो है, देश की पहचान के लिए राष्ट्रीय प्रतीक है जो 8 है, उनमें से हमारा ये अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ लिया गया है, जिसको हम राष्ट्र मुद्रा के रूप में भी जानते हैं। तो स्वतंत्र भारत के जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसी में ये जो चक्र है, जो इसमें 24 आई थिंक तिलियाँ हैं, वो चक्र को भी स्थान दिया गया है, क्योंकि वो बताता कि धर्म की हमेशा विजय होती है। और 4 सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया, और ये हमारी राष्ट्र मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। जो हमारे कीमती दस्तावेज है, हमारे चलनी नोट है,
कोर्ट है वगैरह पर आप ये देखते होंगे। दुनिया की सर्वोत्तम शिल्पकृतियों में उसे एक उत्तम नमूना माना जाता है। ये तो आप 5वीं कक्षा में भी पढ़कर आए उसके बारे में, तो खाली आप पढ़ोगे तो भी ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। अभी जो स्तंभ लेख है दूसरा, वो है अशोक का शिलालेख। मतलब बहुत सारे अशोक ने ही नहीं, दूसरों ने भी शिलालेख बनवाए, पर अशोक के शिलालेख देखेंगे हम। सम्राट अशोक के शिलालेखों में धर्माज्ञा वाले शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। धर्माज्ञा वाले मीन्स जो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये पत्थर पर शिलालेख, तो पहले आपको मैंने दूसरे लेसन में भी बताया था कि पत्थर पर राजा अपनी विशेषता या धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो उस समय जो भाषा चलती थी वो लिखवाते थे, तो वो पत्थर पर लिखते थे, तो उसको शिलालेख कहते थे। तो ये अशोक ज़्यादातर धर्माज्ञा वाले शिलालेख, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी पर भी कारीगरी करके नक्काशी काम करते थे, जो अपने गाँव में पुराने मकान देखे होंगे। पाषाण शिल्प यानी पत्थर को तराश कर मूर्तियाँ वगैरह बनवाते थे। तो आदि स्थापत्य कला के उत्तम नमूने की प्रतीति कराते हैं। लकड़ी और पत्थर की बाड़ बनाकर दरवाजे पर जो सुंदर तराशे गए तो सुंदर तोरण जो धर्म के आचरण पर जोर देते हैं। आज कल आपके घर, हमारे घर में भी दरवाजे पर जो हम शोभा के लिए तोरण लगाते हैं, पर पहले के समय में वो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते थे, और वो बताते कि धर्म का आचरण करना ही चाहिए। अभी ये जो शिलालेख हम बोल रहे हैं, तो ऐसे शिलालेख कहाँ देखने को मिलती है? तो पेशावर, देहरादून, पेशावर शायद पाकिस्तान, थाने मुंबई, धौली जोगड़ा उड़ीसा में है, चेन्नई वगैरह स्थलों में ऐसे शिलालेख देखने को मिलते हैं। और गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ जाते समय रास्ते में तलहटी में यानी रास्ते में जब पर्वत की ओर जाते, जो बच्चे पिकनिक आए थे उन्होंने तो वो देखा है, और सेकंड लेसन में भी हम पढ़ चुके, उसका चित्र था, तो वो शिलालेख है। तो वो अशोक का शिलालेख कई बच्चों ने तो रियल में भी देखा है, जो अंडाकार जैसा था और उस पर लिखा हुआ था उस समय की भाषा में। उसके उपरांत गुजरात में ऐसे शिलालेख पालिताना में है, शत्रुंजय पर्वत के पर जैन मंदिरों, अहमदाबाद में हठी सिंह के जैन देरासर। तो इसी सन 1847 में संपूर्ण जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृत और गुजराती भाषा में तराश कर रखे गए हैं। तो ये अभी कौन सी भाषा में है? संस्कृत और गुजराती में तराश कर रखे गए। तो यहाँ पर हमने स्तंभ लेख में देखा सारनाथ का स्तंभ और शिलालेख, तो ये हमने शिल्पकला के उत्तम नमूने देखे। आप एक बार उसको पढ़ लेना तो याद हो ही जाएगा, और एक्स्ट्रा MCQs भी बनाने हैं, वो भी बनाकर मुझे दिखा देना।